Hi everyone, welcome back to this channel. So in this video we are going to discuss previous year questions from chapter number 4, that is carbon and its compounds. Okay, so let's start our video. So our first question is कार्बन कंपाउंड्स कार्बन कंपाउंड्स आपको इसके बारे में भी आगे बताना है कि कार्बन कंपाउंड्स की क्या प्रॉपर्टीज हैं. डन. फर्स्ट ऑप्शन इज are good conductor of electricity. Is it so? Are carbon compounds are good conductor of electricity? I don't think so. ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका गलत. सेकंड ऑप्शन आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. बिल्कुल राइट. थर्ड ऑप्शन इज हैव स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देयर मॉलिक्यूल्स. नो, बिटवीन देयर मॉलिक्यूल्स, तो ये ऑप्शन आपका गलत जा रहा है. फोर्थ ऑप्शन इज हैव वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देयर मॉलिक्यूल्स. ये आपका ऑप्शन सही है. अब देखो ऐसा क्यों. पहली बात तो देखो बेटा, इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी अगर किसी को कंडक्ट करनी है ना, फॉर कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वी नीड चार्जेस, फ्री चार्जेस. आइदर इट इज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज. ओके, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का होना बड़ा ज़रूरी है फॉर द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. और हमें मालूम है कि कार्बन के पास तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं. आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो उसके आउटर मोस्ट शेल है वहाँ पर कोई ऐसा फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है जिसे वो डोनेट कर सके. कार्बन के पास, एक मिनट रुको मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ इसे. कार्बन एटम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 6. जब आप इसके इलेक्ट्रॉन्स फिल करते हो KLM शेल में, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे फिल हो गए हैं. पीछे कितने रह गए? 4. तो इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने? 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं. ठीक है, तो ना तो बेटा ये अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर सकता है और ना ही 4 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर सकता है. और जब तक ये इलेक्ट्रॉन्स को लूज या फिर गेन नहीं करेगा तब तक इसके ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज नहीं आएगा. दैट्स मीन चार्ज फॉर्मेशन हो ही नहीं रही है, नेदर पॉजिटिव चार्ज नर नेगेटिव चार्ज. ठीक है, कोई भी आयन बन ही नहीं रहा है. तो जब कोई आयन ही नहीं बन रहा है तो वो कंडक्शन कैसे करेगा, इलेक्ट्रिसिटी को कैसे कंडक्ट करेगा. डन. हाउएवर जो कार्बन का एक एलोट्रोप है ग्रेफाइट, है ना, जो ग्रेफाइट है वो क्या करता है? इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है. ग्रेफाइट एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. अब ऐसा क्यों? ग्रेफाइट के पास ऐसा क्या है कि वो एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है? देखो मैं आपको बताती हूँ. ग्रेफाइट के जो एटम्स हैं ना, ग्रेफाइट में जो कार्बन के एटम्स हैं उन्होंने खुद को हेक्सागोन स्ट्रक्चर में अरेंज कर रखा है. ठीक, अगर इस तरह से मैं हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बनाऊं, उसने अपने एटम्स को हेक्सागोनल स्ट्रक्चर में अरेंज किया हुआ है. हर एक एटम है ना, वो फर्दर 3 एटम के साथ बॉन्ड बना रहा है. यहाँ पर भी कार्बन, इधर भी कार्बन है और यहाँ पर भी कार्बन है. हर एक कॉर्नर्स पे क्या है? कार्बन एटम है. डन. इधर भी ऐसे कार्बन एटम, ये दूसरी लेयर, नीचे ऐसे दूसरी लेयर, यहाँ पे फिर तीसरी लेयर आ जाएगी. इस तरह से एक दूसरे के ऊपर लेयर्स बनी हुई हैं. अब देखो, जो आपका ये वाला कार्बन है, मानो इसे लो सेंटर वाले को ना, मानो ये वाला जो आपका कार्बन है, इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन तो इसके साथ शेयर किया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शेयर किया और इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शेयर किया. और हमें पता है कि कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स थे? अभी देखे हमने आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स. दैट्स मीन ये कितनी बॉन्ड्स बना सकते हैं? ये 4 बॉन्ड्स बना सकते हैं. ठीक है, बट इसने तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ देकर एक इधर और एक इधर 3 ही बॉन्ड्स बनाई ना. इसका मतलब जो इसका एक इलेक्ट्रॉन है ना वो फ्री है. ये जो एक इलेक्ट्रॉन है ये फ्रीली मूव कर रहा है अपनी लेयर में, कभी इस लेयर से इस नीचे वाली लेयर में, ठीक है, यहाँ से फिर ऊपर, ऐसे ये फ्रीली मूव कर रहा है. दैट्स मीन इसके पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन पड़ा है और यही फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करता है? इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है. डन. ग्रेफाइट में एटम्स, जो कार्बन के एटम्स हैं, उन्होंने खुद को हेक्सागोनल स्ट्रक्चर में अरेंज किया हुआ है. ठीक, किसमें? हेक्सागोनल स्ट्रक्चर में अरेंज किया है. और हर एक एटम ना कितने एटम्स के साथ? फर्दर सिर्फ 3 एटम्स के साथ बॉन्ड बना रहे हैं.
तो उसका एक इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव कर रहा है, ठीक है, उसी की वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। आई होप अभी आपको ये समझ में आया होगा रीज़न कि हमने ऑप्शन नंबर फर्स्ट को क्यों रॉन्ग किया और सेकंड वाला क्यों करेक्ट है, ठीक है। ग्रेफाइट एक्सेप्शन है इसलिए हम इसे नहीं इसमें इंक्लूड कर रहे हैं, हम लोग जनरल वाला स्टेटमेंट को ही सही बोलेंगे, ठीक। अभी देखो थर्ड ऑप्शन क्यों गलत हुआ। इन जनरल क्या होता है कि जो कोवेलेंट बॉन्ड है ना वो स्ट्रॉन्ग है, कोवेलेंट बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होती है, ठीक है। बट कब स्ट्रॉन्ग है वो, विद इन द मोलिक्यूल। आप लोगों ने इंटर एंड इंट्रा मोलिक्यूल्स पढ़ा होगा, इंटर एंड इंट्रा मोलिकुलर फोर्सेस एक ही एटम के एक ही मोलिक्यूल के बीच में। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास कार्बन है, कार्बन का इस हाइड्रोजन के साथ जो बॉन्ड बन रहा है ना ये भी कैसी है, ये कोवेलेंट बॉन्ड ही है, ये कोवेलेंट बॉन्ड है पर ये एक मोलिक्यूल है, ये CH4 का एक मोलिक्यूल है, ठीक। अब सेम इसी तरह अगर मैं यहाँ पर CH4 मीथेन का एक और मोलिक्यूल बना दूँ तो जो इन दोनों के बीच में यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो कैसा होगा, ये वाला भी कोवेलेंट ही है, ये भी कोवेलेंट बॉन्ड ही बन रही है लेकिन ये कैसी होगी, वीक होगी, ठीक है, ये वीक होने वाली है। और यहाँ पर जो कोवेलेंट बॉन्ड है विद इन वन मोलिक्यूल ये कैसी है, स्ट्रॉन्ग, ठीक है बच्चा। तो मतलब कोवेलेंट बॉन्ड अगर तो इंट्रामोलिक्यूलर है, एक ही मोलिक्यूल्स के बीच में लग रही है तभी तो वो कैसी होगी, स्ट्रॉन्ग होगी। लेकिन अगर वो दो मोलिक्यूल्स के बीच में लग रही है मतलब इंटरमोलिक्यूलर है तो वो वीक होगी। तो अब आप ऑप्शन को दोबारा से रीड करो, यहाँ पर ऑप्शन में देखो क्या बोला था, हैव स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देयर मोलिक्यूल्स, मतलब दो मोलिक्यूल्स के बीच में बोलते स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। नहीं बेटा ऐसा नहीं होता, कोवेलेंट बॉन्ड अगर दो मोलिक्यूल्स के बीच में है तो वो वीक होती है, जस्ट लाइक वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, वो भी वीक ही होती है। और फोर्थ ऑप्शन में देखो इन्होंने बोला कैसी है ये, वीक फोर्स है, वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देयर मोलिक्यूल्स, बिल्कुल। अगर आ जाता विद इन मोलिक्यूल, अगर बेटा यहाँ पर बोल देते ना कि विद इन मोलिक्यूल कैसी फोर्स है तो स्ट्रॉन्ग हो जाती, तो ये कोवेलेंट बॉन्ड कैसे हो जाती, स्ट्रॉन्ग हो जाती, डन। सो मेरा करेक्ट स्टेटमेंट क्या हो जाएगी इसके हिसाब से, ऑप्शन नंबर 2 and 4, दैट्स मीन सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता, ठीक है। सो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। इन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन दे हैव आस्क्ड द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्डिंग्स, ठीक है, कोवेलेंट बॉन्डिंग की करेक्ट रिप्रेजेंटेशन, वो भी किसके लिए, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के लिए। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बेटा ऐसे O2 गैस में होगा, मतलब दो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स आपस में बॉन्ड बना रहे हैं। सिंपल अगर मैं अभी आपको इलेक्ट्रॉन्स के बारे में ना बता के सिंपल इतना बताऊँ ना कि ऑक्सीजन जब दूसरे ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाता है ना तो दो बॉन्ड्स बनेंगे, एक बॉन्ड ये एक बॉन्ड ये, डबल बॉन्ड बनती है। सिमिलरली अगर मैं बात करूँ नाइट्रोजन गैस के N2 की, तो N2 दूसरे नाइट्रोजन के साथ कितने, 3, ऐसे ट्रिपल बॉन्ड्स बनाएगा। और आपको ये भी पता होगा कि हर एक बॉन्ड में ना, एक बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इस चैप्टर में हम कार्बन वाले चैप्टर में हम कोवेलेंट बॉन्ड्स ही देखेंगे, लास्ट में आयनिक बॉन्ड्स आते हैं, लेकिन जहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड्स आ रहे हैं वहाँ पे हमें पता है कि म्यूचुअल शेयरिंग से बनता है। एक इलेक्ट्रॉन, ये वाला इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन ने दिया है और इधर वाला इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन ने दिया है, ठीक है, म्यूचुअली शेयर कर रहे हैं, तो एक बॉन्ड के अंदर कितने, 2 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, डन। अब अगर आप ऑप्शंस को एलिमिनेट करना चाहो ना तो ईजिली कर सकते हो। इन्होंने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बोला मतलब O2, और मुझे पता है कि ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड बनती है, O और O के बीच में कैसी बॉन्ड बनेगी, डबल बॉन्ड बनने वाली है, ठीक। अब यहाँ पर देखो आप फर्स्ट ऑप्शन में देखो, एक बॉन्ड ये रही, एक बॉन्ड ये रही, डन। मेरे को तो सही लग रहा है फर्स्ट ऑप्शन, फिलहाल मैंने ये वाले इलेक्ट्रॉन्स तो काउंट ही नहीं किए हैं। पर देखो जरा बी में देखो, एक ही बॉन्ड बन रही है, ये देखो 2 इलेक्ट्रॉन्स एक बॉन्ड बनाएंगे, ओवरलैप कर रहे हैं ना, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो रहा है। सी में देखो फिर से एक बॉन्ड दिखा रहे हैं, तो ये भी गलत जा रहा है। डी में देखो बेटा यहाँ पे तो ट्रिपल बॉन्ड बना दे, हाउ इज़ दैट पॉसिबल, पॉसिबल ही नहीं होगा बेटा ये। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो गया,
इतनी सी इन्फॉर्मेशन से हम लोग ये वाला अपना आंसर सही कर सकते हैं। अब मैं आपको इसके पीछे का लॉजिक बताती हूँ, कॉन्सेप्ट बता देती हूँ थोड़ा, ठीक है। चलो अभी हम थोड़ा सा इसका देखते हैं ये कैसे बॉन्ड बने। देखो ऑक्सीजन एटम के पास कितने होंगे, एटॉमिक नंबर कितना है 8। इसके अगर हम इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, इसकी इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे अगर तो 2, और यहाँ पे कितना फिल कर दूँ 6। अब देखो अगर इस एल शेल में ना मैं अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स और दे दूँ, अगर मैं यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स को ऐड कर दूँ तो ये 2 8 इस तरह से बन जाएगा। और ये 2 8 वाली जो कंडीशन है ना, ये नोबल गैस की कंडीशन होती है, नोबल गैस की कंडीशन है। और इससे क्या होता है, आपके एटम स्टेबल हो जाते हैं। इट प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू एटम्स। डन। तो हर कोई एटम क्या चाहते हैं कि वो स्टेबल हो जाए, वो नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को कैसे ना कैसे करके अचीव कर ले, ठीक है, एनी हाउ उसे वो अचीव कर ले, ये चाहते हैं सारे के सारे एटम्स। तो फिर ऑक्सीजन भी जब ये बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है ना, ये बॉन्ड इसीलिए तो बना रहे हैं क्योंकि इन्हें स्टेबिलिटी चाहिए, ठीक है। बॉन्डिंग का पर्पज़ ही यही है कि एटम्स स्टेबल होना चाहते हैं। तो ये इस तरह से बॉन्डिंग बनाएंगे कि इनकी जो आउटर मोस्ट शेल में ना टोटल इलेक्ट्रॉन्स 8 हो जाएं। डन। अब हम देखते हैं कि ऑक्सीजन ने इसे कैसे अचीव किया होगा। अब देखो बेटा, ऑक्सीजन के पास बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स ही देखने हैं। ये मानो मेरा ऑक्सीजन का एटम, मैं इसके इलेक्ट्रॉन्स रिप्रेजेंट करती हूँ ऐसे 1 2 3 4 और 5 और 6 को मैं यहाँ पर प्लेस कर देती हूँ, ठीक है। 1 सेकेंड यहाँ पर। अब अगर मैं इधर दूसरा एक और ऑक्सीजन बना देती हूँ, बिकॉज O2 का मॉलिक्यूल तो ऐसे बनेगा ना। यहाँ पर लो मैंने दूसरा ऑक्सीजन बनाया और इसके इलेक्ट्रॉन्स को फिर अरेंज कर रही हूँ। आपको हमेशा आउटर मोस्ट वाले ही इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज करना है। यहाँ पर इसे मैं कर देती हूँ 1 2 3 4 5 एंड 6। डन। अभी इस तरह से बॉन्डिंग कर रहे हैं, ऐसे शेयर कर रहे हैं, मतलब ये वाला ऑक्सीजन इस ऑक्सीजन के ये 2 इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा, ठीक है। कैसे बॉन्डिंग बनाएंगे, इस ऑक्सीजन ने इस वाले के 2 इलेक्ट्रॉन्स ले लिए। अब देखो इस सर्कल के अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। डन। सिमिलरली जो एडजेसेंट ऑक्सीजन का एटम है वो कितने इलेक्ट्रॉन्स लेगा, इसके अंदर देखो दूसरे के शेयर करेगा 2, 1 2 3 4 5 6 7 8। डन। नोबल गैस वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव होगी। तो इस तरह से इसने क्या किया, ये लो ले लिए एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लिया, ठीक है। और इसकी वजह से यहाँ पर ये बॉन्ड बन गए, इधर ये बॉन्ड बन गए, 2 बॉन्ड्स बन के ना 3 बॉन्ड कैसे बन जाएंगे, 3 बॉन्ड बनेंगे तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, सोचो जरा। एम में भरना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन और शेयर कर लेगा। डन। ये ऐसे बना इसका इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सिमिलर ही है, यही इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर से रिलेटेड ही क्वेश्चन है ये। देखो जरा इसमें क्या बोल रहे हैं, क्या पूछा गया है। बोल रहे हैं द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरीन मॉलिक्यूल इज। अब देखो क्लोरीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, इनके पास ना बस इन्हें एक इलेक्ट्रॉन दे दे, कोई एक इलेक्ट्रॉन दे दे, ये इनकी क्या हो जाएगी, जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ना वो नोबल गैस के जैसे बराबर हो जाएगी, स्टेबल हो जाएंगे। तो इन्हें एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, तो ये एक बॉन्ड बनाएंगे, मतलब एक अपना इलेक्ट्रॉन इधर रख देंगे और दूसरे का ले लेंगे इधर, हो जाएंगे ना फिर पूरे मतलब स्टेबल वाले 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे आउटर मोस्ट शेल में। फॉर एग्जाम्पल क्लोरीन का एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। इन्होंने क्या दिया यहाँ पर, क्लोरीन के पास होते हैं 17, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 17, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स कितने इसके पास 17 हैं, न्यूट्रल है ना, तो जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। अगर इसके इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे हम 2 8 8 to 10, यहाँ पर कितना रह रहा है 7। तो ये बेचारा ऐसे है कि मेरे को कोई एक इलेक्ट्रॉन दे दे, है ना। इसे अगर एक इलेक्ट्रॉन दे देंगे ना तो ये स्टेबल हो जाएगा। 2 8 8 आउटर मोस्ट शेल में इसके
फुली फिल्ड हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। और इसी वजह से जब ये बाहर से एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लेता है ना, एक नेगेटिव चीज़ को, नेगेटिव एंटिटी को ये अपने अंदर ले रहा है, तो तभी इसके ऊपर क्या आता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है। वो भी कितने का, 1 का, 1 माइनस का चार्ज आता है। ठीक है, ये थोड़ी सी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी। अब देखो जब ये स्ट्रक्चर कैसे बनाएगा, सिंगल बॉन्ड बनने वाली है, से एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो यहाँ पे तो इन्होंने 2 बना दिए, तो ये गलत हो गया ऑप्शन। इधर 3 बना दे रहे हैं, ये भी गलत। यहाँ पर कितनी बॉन्ड बना रही, 2 बना दी, ये गलत। ये वाला हमारा आंसर सही हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन्स काउंट करो, देखो 1 2 3 4 5 6 7, 7 ही तो है इसके पास आउटर मोस्ट में। ये वाला तो डॉट वाला तो इसने दूसरे एटम का लिया। यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7, तो टोटल कितने हो गए, अब इसके पास 8 हो गए म्यूचुअल शेयरिंग से। सो दैट्स वाई फॉर क्वेश्चन नंबर 3 ऑप्शन नंबर सी इज एक्यूरेट आंसर। डन। So let's move to our next question. Question number 4. Assertion. Carbon has a strong tendency to either lose or gain electrons to attain noble gas configuration. मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि कार्बन का नेदर लूज और गेन इलेक्ट्रॉन्स। कार्बन बेटा अपना इलेक्ट्रॉन्स ना तो लूज करने वाला है ना ही गेन करने वाला है। क्यों? बिकॉज देखो कार्बन के पास ये है उसके आउटर मोस्ट शेल, 4 इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करना और 4 इलेक्ट्रॉन्स को ओके सॉरी फॉर इंटरप्शन, यहाँ पर थे हम लोग। कार्बन हैज स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी, नहीं, ये वाला जो एसर्शन है ना ये गलत है। ठीक है, ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है। क्यों बेटा? क्योंकि देखो इलेक्ट्रॉन्स जब आप ऐड करोगे ना तो इससे क्या होगा, आपका कार्बन एटम बिकम्स हाईली अनस्टेबल। ठीक है, जैसे आप 4 इलेक्ट्रॉन्स ऐड करोगे इससे क्या होगा, जो आपका कार्बन एटम है वो हाईली अनस्टेबल हो जाएगा। वाई इट इज बिकमिंग हाईली अनस्टेबल? बिकॉज ऑलरेडी इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स, 4 और प्लस 2 ये है ना 6 इलेक्ट्रॉन। तो क्या होगा, आप इनकमिंग जो 4 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं ना और ऑलरेडी जो 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं इनके बीच में रिपल्शन कोज होगा। ठीक, रिपल्शन कोज होगा और उस रिपल्शन को ओवरकम करने के लिए, टू ओवरकम दिस रिपल्शन एटम नीड्स हाई एनर्जी। और वो एनर्जी कहाँ से लेकर आए भाई अब? ठीक है, इस रिपल्शन को ओवरकम करने के लिए कहाँ से लेकर आए एनर्जी, तो इसलिए वो हाईली अनस्टेबल होता है। सेकंड, अगर ये इलेक्ट्रॉन्स को 4 इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालेगा तो ये 4 इलेक्ट्रॉन्स को या फिर 1 इलेक्ट्रॉन्स को भी निकालना ऐसे कुछ ईजी काम थोड़े है। आपको एनर्जी चाहिए, आयनाइजेशन एनर्जी लगती है। ठीक है, आयनाइजेशन एंथैल्पी बोला जाता है उसे, टू रिमूव इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम इट्स गैसियस एटम। गैसियस स्टेट से जब इलेक्ट्रॉन निकालते हैं हम एटम को तो आयनाइजेशन एनर्जी लगती है। कहाँ से लाओगे वो इतनी एनर्जी? एक इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए चलो फिर भी कहीं से लेकर आओ एनर्जी, ये 4 इलेक्ट्रॉन्स को निकालेगा। डन। इसलिए कार्बन नाइदर लूज नर गेन इलेक्ट्रॉन्स, इट सिंपली शेयर इट्स इलेक्ट्रॉन्स एंड फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, यही तो रीजन है कि कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है। 4 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करना और लूज करना बस की बात नहीं है, एनर्जी चाहिए। डन बेटा। तो अब रीजन पढ़ो, बोल रहे कार्बन हैज 4 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटर मोस्ट शेल एंड हैज द टेंडेंसी टू शेयर इलेक्ट्रॉन्स विद कार्बन और अदर एलिमेंट्स। ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, 4 इलेक्ट्रॉन्स है उसके आउटर मोस्ट शेल में। ठीक है, और इसके पास टेंडेंसी है, वो वाली कैपेबिलिटी है कि अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स को क्या करें, शेयर करें, या तो दूसरे कार्बन एटम के साथ या फिर किसी और एलिमेंट के साथ। तो इसके साथ मेरा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर डी एक्यूरेट, मतलब ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। डन। सो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। In our next question, given below are the structures of some hydrocarbons. Select the 2 structures which are related to each other. Which are related to each other from the given option. Related to each other मतलब अब या तो देखो वो होमोलोगस सीरीज से हो, हमें तो रिलेशन फाइंड आउट करना है ना कि कैसे ये जो आपको 4 ऑप्शन ये दे रखे हैं कैसे रिलेटेड है। या तो होमोलोगस सीरीज से होंगे या फिर बेटा आइसोमर्स होंगे। ठीक है, आइसोमर्स क्या थे? आइसोमर्स आर कंपाउंड्स हैविंग सेम मोलिकुलर फॉर्मूला, मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है। मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होने का मतलब
जितने एटम, फॉर एग्जांपल C2H6, ठीक है, मतलब कि 2 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन है, तो इतने ही होंगे दूसरे में, दूसरे कंपाउंड में भी, ठीक है, हैविंग सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट क्या होने वाला है, स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा, बट डिफरेंट स्ट्रक्चर कैसा हो चलेगा, डिफरेंट, मतलब ब्रांचिंग हो जाएगी, ऐसे वाला कुछ होगा। अगर कहीं पे डबल बॉन्ड है तो वो डबल बॉन्ड आगे कहीं शिफ्ट हो जाएगी, ठीक है, तो स्ट्रक्चर में डिफरेंस होगा, बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। और इसकी वजह से होता क्या है ना, स्ट्रक्चर के डिफरेंट होने की वजह से क्या होता है कि फिजिकल प्रॉपर्टीज में डिफरेंस आ जाता है। इसकी वजह से होने वाला क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज में डिफरेंस आ जाता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज इन दोनों की डिफरेंट हो जाएगी, ठीक है, ये क्या हो जाती हैं, डिफरेंट हो जाती हैं, चेंज हो जाती है फिजिकल प्रॉपर्टीज, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, डन। अब हम देखते हैं इसमें, देखो फर्स्ट ऑप्शन देखो जरा, इसे इरेज कर दूं। फर्स्ट ऑप्शन में देखो क्या बोल रहे हैं, कितने कार्बन है, काउंट करो पहले तो, यहाँ पर है, ब्लू ले लें, 1 2 3 4, यहाँ पर कार्बन तो 4 हैं, ठीक, हाइड्रोजन काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, हाइड्रोजन कितने हैं, 8 हैं, ठीक है, और एक डबल बॉन्ड भी दिखाई दे रही है। अब देखो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर मेरे को ऑप्शन नंबर 4 में भी दिख रहा है जहाँ पर डबल बॉन्ड है, ठीक, इसे देख लेते हैं। और अगर जैसे हम देखते हैं तो मेरे पास यहाँ पे क्लोरीन आ गया, तो फर्स्ट और फोर्थ में तो कोई भी रिलेशन नहीं दिख रहा है, बेशक यहाँ पर 4 कार्बन हैं और हाइड्रोजन कम हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, एक हाइड्रोजन की जगह पे क्लोरीन आ गया, मतलब सब्सटीट्यूशन हो गया है, इस हाइड्रोजन की जगह क्लोरीन आया, तो कोई रिलेशन तो नहीं है एज सच। बाकी देखते हैं ऑप्शन नंबर 2 को, देखो जरा, ऑप्शन नंबर 2 में 1 1 2 3 4, कार्बन कितने हैं यहाँ पर, 4, हाइड्रोजन देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हाइड्रोजन 10 है। अब चलो ऑप्शन नंबर 3 के पास, ठीक, फर्स्ट और सेकंड में भी कोई रिलेशन नहीं दिख रहा है, बिकॉज यहाँ पे 8 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 10 हाइड्रोजन है। थर्ड ऑप्शन में देखो 1 2 3 4, कार्बन कितने हो चुके हैं, 4, और हाइड्रोजन काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हाइड्रोजन कितने हो चुके हैं, 10। तो अभी मेरे को कुछ समझ में आ रहा है कि ऑप्शन नंबर 2 एंड ऑप्शन नंबर 3, इन दोनों में सिमिलैरिटीज हैं, सेम नंबर ऑफ कार्बन्स और हाइड्रोजन, दैट्स मीन ये दोनों क्या हैं, आइसोमर्स, ये आइसोमर्स हैं एक दूसरे के, ठीक है, और आइसोमर्स हैं तो फॉर्मूला तो सेम है इनका, C4H10, इन बोथ केसेस दे हैव सेम मोलिकुलर फॉर्मूला C4H10, बट जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट हो गया। सेकंड का जो ये मिथाइल ग्रुप था ना, जो ये मिथाइल ग्रुप लगा बेटा, ये शिफ्ट हो गया, ये कहाँ पर शिफ्ट हुआ है, ये यहाँ शिफ्ट हो गया इस तरफ, ठीक, तो स्ट्रक्चर इसका डिफरेंट हो गया, नेमिंग में भी IUPAC नेमिंग भी डिफरेंट हो जाएगी। इसकी IUPAC नेमिंग क्या होगी, 1 2 3 4, मतलब मिथ इथ प्रोप ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है तो ये तो सिंपल ब्यूटेन, इसकी नेमिंग क्या हो जाएगी, मिथ इथ प्रोप, और यहाँ पर एक मिथाइल ग्रुप यहाँ पर लगा है, तो इसकी IUPAC नेमिंग क्या आ जाएगी, 2 मिथाइल प्रोपेन, 2 मिथाइल प्रोपेन बोलूँगी IUPAC नेमिंग, ठीक है, और अगर जनरल नेम बोलूँगी तो आइसोब्यूटेन हो जाएगा, ठीक। अब इतनी से स्ट्रक्चर में चेंजेस होने से हुआ क्या, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या हो चुके हैं इनके, डिफरेंट। फिलहाल हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, सिमिलर कौन से हैं, सेकंड और थर्ड। देखो इतना सा चेंज आया, ये वाला मिथाइल ग्रुप इतना यहाँ पर लग गया, और उसकी वजह से हुआ क्या, इस मोलिक्यूल का ना बॉइलिंग पॉइंट कम हो गया, सरफेस एरिया डिक्रीज हुआ और बॉइलिंग पॉइंट कम हो गया। तभी तो मैंने आपको बताया था कि आइसोमर्स क्या होते हैं, हैविंग सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर हो जाएगा, और उस स्ट्रक्चर डिफरेंट होने की वजह से उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आ जाते हैं, तो बॉइलिंग पॉइंट में चेंज आ गया दोनों के में, डन। सो नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 21। इन क्वेश्चन नंबर 21 दे हैव आस्क्ड सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग ए हाइड्रोकार्बन, आपको 4 ऑप्शन दिए, बोले इसमें से एक हाइड्रोकार्बन को चूज करो, हैविंग 1
सिंगल बॉन्ड सी, सिंगल बॉन्ड वाला देखना है, एक सिंगल बॉन्ड हो एंड वन सी ट्रिपल बॉन्ड सी, और एक उसमें ट्रिपल बॉन्ड होनी चाहिए। इजी क्वेश्चन है, ठीक है, इजी क्वेश्चन, बिल्कुल इजी। ऑप्शन नंबर ए में देखो, यहाँ पर तो बेंजीन, एन, आपको पता है ना, अगर किसी के पीछे सुफिक्स में एन लगा हो दैट्स मीन सिंगल बॉन्ड, उसके अंदर जो कार्बन एटम है ना वो सिंगल बॉन्डेड है, तो सिंगल बॉन्ड होंगे। अगर किसी के पीछे सुफिक्स में एन लगा हो दैट्स मीन वहाँ पर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, ठीक है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगी। अगर आइन लगा है, वाई एन ई, आइन लगा है दैट्स मीन ट्रिपल बॉन्ड इज प्रेजेंट देयर। डन। अब आप देखो यहाँ पर तो बेंजीन, और हमें बेंजीन का स्ट्रक्चर भी पता है, वहाँ पर तो डबल बॉन्ड होती है, वो भी कैसी, अल्टरनेट डबल बॉन्ड्स होती हैं बेंजीन में, ऐसे हेक्सागन बनाते हैं, डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड, ये होता है बेंजीन। तो यहाँ पर तो भैया तीन तीन डबल बॉन्ड्स दिख रही हैं, क्यों, और मेरे को तो एक डबल बॉन्ड चाहिए, तो हमारा ये ऑप्शन तो गलत। बी में बोल रहे हैं साइक्लोहेक्सेन, बेटा साइक्लोहेक्सेन तो सिंपल स्ट्रक्चर है, इस तरह से ये है साइक्लोहेक्सेन, बाकी इसके हाइड्रोजन पूरे कर दो, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्डेड होगा, ठीक है, हर जगह पे इसके हाइड्रोजन कंप्लीट कर दो, वैलेंसी पूरी करनी है ना, कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, 4 बॉन्ड्स तो बनाएगा ही बनाएगा। डन। तो भाई ये क्वेश्चन भी मेरा ऑप्शन गलत हो गया। सी है ब्यूटाइन, आप सिंपल ये आयन देखते ना, आपको ए और बी तो वैसे एक्सक्लूड कर देते, यहाँ पर बोल रहे हैं ब्यूटाइन, ब्यूटाइन का स्ट्रक्चर बनाओ जरा, कितने कार्बन होंगे, मिथ इथ प्रोप ब्यूट, 4 कार्बन, ठीक है, ब्यूट के लिए ऐसे 4 कार्बन लगाए और बोला आयन, तो मतलब कहीं पे ट्रिपल बॉन्ड है, बट बेटा देखो मुझे तो चाहिए थी एक एक सिंगल बॉन्ड और एक ही ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पर मेरे पास 2 सिंगल आ गए हैं, ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन भी गलत लग रहा है। डी देखो प्रोपाइन, मिथ इथ प्रोप, 3 कार्बन, प्रोपाइन बोला है तो एक ट्रिपल बॉन्ड आ रही है और एक सिंगल बॉन्ड, बाकी तो हाइड्रोजन पूरे करो, यहाँ पर हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, सी डबल सिंगल बॉन्ड बोला है मुझे, सी एच सिंगल बॉन्ड नहीं बोला है, ठीक, और यहाँ पर एक हाइड्रोजन, तो हमें क्या चाहिए, यही तो चाहिए था, सी बॉन्ड हो सिंगल एक बॉन्ड, और एक बॉन्ड ऐसे ही हो जहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड बन रहा हो, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, बाकी ये सब गलत, ठीक है जी। तो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसे इरेज कर दूँ। इन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं द नंबर ऑफ सिंगल एंड डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल ऑफ बेंजीन, बेंजीन का स्ट्रक्चर बनाओ रिस्पेक्टिवली, पहले सिंगल बॉन्ड बताना और फिर डबल बॉन्ड बतानी है, ठीक है, बेंजीन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, मैंने बोला हेक्सागन बनाना है, हेक्सागन मतलब जिसके 6 कॉर्नर्स होंगे, ठीक है, 6 कॉर्नर्स होने चाहिए हेक्स, और अल्टरनेट डबल बॉन्ड, एक डबल फिर ये सिंगल फिर डबल बॉन्ड आ रही हैं, ठीक है, फिर से एक सिंगल आ रही है फिर से डबल आ रही है। डन। अब देखो मैंने बोला हाइड्रोजन के पास, सॉरी कार्बन कितने बॉन्ड्स बनाता है, 4 बॉन्ड बनाते हैं, तो यहाँ पर कार्बन है उसने एक बॉन्ड ए बना दी, एक ए बना दी, ठीक है, एक ये हो गई है, तो एक हाइड्रोजन यहाँ पर होगा, इस कॉर्नर पर भी ऐसा, इसी कार्बन ने एक सिंगल तो ये बनाई है, एक सिंगल ये बनाई है, एक ये डबल होगी, ठीक है, और एक यहाँ पे ऐसे, सिमिलरली हर कार्बन के पास ऐसे करके स्ट्रक्चर होंगे, ठीक है, सभी जगह पे, यहाँ पर भी हाइड्रोजन और यहाँ पर भी हाइड्रोजन। आपसे क्या पूछा है यहाँ पर, बोलते हैं नंबर ऑफ सिंगल एंड डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट इन दिस, तो देखो बेटा डबल कितने हैं, ये 3 डबल बॉन्ड्स हैं, ठीक है, रिस्पेक्टिवली पूछा है, तो पहली बात तो इसे गलत कर दो, ऑप्शन नंबर सी गलत, रिस्पेक्टिवली मतलब बाद में आपको डबल बॉन्ड बतानी है, 3 डबल बॉन्ड है, तो ये तो गलत। अब इन 2 ऑप्शंस में चेक करो जरा, सिंगल बॉन्ड्स कितनी है, सिंगल बॉन्ड्स काउंट करो जरा, 1 2 3 4 5 6 तो हाइड्रोजन्स के साथ हो गई हैं, और जो ये है 7 8 9, डन, तो मेरा ऑप्शन नंबर बी सही हो गया, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी एकदम सही, ये, क्योंकि बेटा यहाँ पर देखो ये वाली सिंगल है, ये भी सिंगल है, ये भी सिंगल है, और ये जो है ये भी तो सिंगल है ना हाइड्रोजन के साथ, ठीक है, सो हमारे क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सो नाउ मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23।
क्वेश्चन नंबर 23 में क्या बोल रहे हैं, कहते विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स फॉर्मेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स। कौन सी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से कार्बन के लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स नहीं बन रहे हैं? टेट्रावैलेंसी तो है, ठीक है, टेट्रावैलेंसी के चलते वो चार चार बॉन्ड्स बना पा रहा है, तो हमें बताना है नॉट रिस्पॉन्सिबल। तो ऑप्शन नंबर ए तो गलत हो गया, तो रॉन्ग है, ठीक है, नॉट रिस्पॉन्सिबल। टेट्रावैलेंसी की वजह से तो वो चार चार बॉन्ड्स बना पा रहा है। अब यहाँ पे कभी हाइड्रोजन लग जाए, कभी कार्बन लग जाए, कभी कुछ और भी लग सकता है, ठीक है, कोई और एटम लग जाएगा, तो बहुत सारे बनेंगे ऐसे। तो आइसोमेरिज्म में भी तो भाई सेम हो रहा है, मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है लेकिन आप स्ट्रक्चर्स डिफरेंट करते जा रहे हो, तो इसकी वजह से तो एक ही मोलिकुलर फॉर्मूला से ना जाने कितने सारे क्या बन जाएंगे और कंपाउंड बन जाएंगे, ठीक है। तो आइसोमेरिज्म तो रिस्पॉन्सिबल है। फिर ऑप्शन नंबर सी को भी रुकते हैं, डी को देखो, कैटेनेशन। कैटेनेशन क्या था? कार्बन की अपने ही एक अलग दूसरे कार्बन के एटम के साथ बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी को क्या बोलते हैं? कैटेनेशन बोलते हैं। प्रॉपर्टी टू मेक बॉन्ड्स विद ईच अदर, जो कार्बन एटम की प्रॉपर्टी है एक दूसरे के साथ सेम ही कार्बन मतलब सेम एलिमेंट के एटम्स के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करनी, ठीक है, उसे कैटेनेशन बोल रहे हैं। तो ये तीन तो भाई रिस्पॉन्सिबल हैं, ये तीन तो रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर्मेशन के लिए। अब बात रही एलोट्रोपी की, तो एलोट्रोपी तो बेटा फिनोमिनन है। एलोट्रोपी तो एक ऐसा फिनोमिनन है, हमारा आंसर एलोट्रोपी ही है इस क्वेश्चन का। एलोट्रोपी तो एक फिनोमिनन है जो कहीं ना कहीं इसी की वजह से, तो एलोट्रोपी भी इन सब के वजह से ही कहीं ना कहीं आ रही है, ठीक है। क्योंकि एलोट्रोपी में क्या होता है, आपके पास एक ही जो सेम एलिमेंट है ना, सेम एलिमेंट के डिफरेंट फॉर्म्स मिलती हैं, सेम ही एलिमेंट डिफरेंट फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, डिफरेंट फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसके एटम्स हर एक फॉर्म में ना खुद को अलग अलग तरीके से अरेंज कर दे रहे हैं, ठीक। तो इसमें क्या हो रहा है, एलोट्रोपी कार्बन तो शो करता ही है क्योंकि इसमें कार्बन के एटम्स खुद को अरेंज करते हैं डिफरेंटली, हर एक फॉर्म में डिफरेंट फॉर्म में एग्जिस्ट कर जा रहे हैं सेम एलिमेंट। बस ऐसा है कि एक ही फिजिकल उसमें स्टेट में, मतलब या तो सॉलिड वाले में ही होंगे या लिक्विड वाले में ही होंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास ग्रेफाइट है, डायमंड है, कार्बन के एलोट्रोप्स, डायमंड है, डायमंड और एक फ्लोरीन है, ठीक है, बकमिंस्टर फ्लोरीन बोलते हैं इससे, फ्लोरीन। कितने? कार्बन के 60 एटम्स प्रेजेंट होते हैं जो कि फुटबॉल की शेप में खुद को अरेंज करे हुए हैं, ठीक है ना, जिसकी वजह से इनके जो क्या है प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगे, केमिकल्स प्रॉपर्टी सेम रहेंगे, ठीक, केमिकल प्रॉपर्टीज सेम रहेंगे क्योंकि बना तो आफ्टर ऑल कार्बन से ही है ना, इसलिए। तो हमारा इसका आंसर तो क्वेश्चन नंबर 23 का क्या है, एलोट्रोपी। एलोट्रोपी तो खुद ही लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स बना रहा है, एलोट्रोपी का मतलब ही वही है, ठीक, एक ही एलिमेंट के डिफरेंट फॉर्म्स मिल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर, मतलब ये रिजल्ट है, ये काइंड ऑफ रिजल्ट है, एलोट्रोपी काइंड ऑफ रिजल्ट है, कॉज नहीं है। हमसे रिस्पॉन्सिबल पूछा था, कॉज कौन है, किसकी वजह से नहीं बनेगा, ठीक है, तो ये तो रिजल्ट है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 24 में। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या बोल रहे हैं, कंसीडर द स्ट्रक्चर ऑफ 3 साइक्लिक कार्बन कंपाउंड ए बी सी गिवन बिलो एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग, और फिर ऑप्शन को करेक्टली चूज कर लेना। फर्स्ट ऑप्शन में क्या देख रहे हैं, पहले हम ऑप्शन ही रीड कर लें। बोल रहे हैं ए एंड सी आर आइसोमर्स ऑफ हेक्सेन्स। अच्छा, कुछ ऐसा है, देखो 1 2 3 4 5 6, ये तो हेक्सेन है, ठीक है, ये तो हेक्सेन ही है पर साइक्लोहेक्सेन है, क्या है, साइक्लोहेक्सेन। और बोल रहे हैं सी तो कहीं से भी हेक्सेन नहीं है बिकॉज यहाँ पर बेटा डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, हेक्सेन कहाँ से हो गया, तो मेरा ऑप्शन नंबर ए तो यहीं पे गलत हो गया, ठीक है। और बी को बोल रहे हैं बेंजीन, हाँ बी बेंजीन ही है, बी तो बेंजीन ही है। ऑप्शन नंबर बी में देखो क्या बोल रहे हैं, कहते ए इज एन आइसोमर ऑफ हेक्सेन। नहीं, हेक्सेन का आइसोमर नहीं है, आइसोमर में बेटा मोलिकुलर फॉर्मूला सेम रहता है, स्ट्रक्चर में डिफरेंस आता है। ये साइक्लोहेक्सेन है, साइक्लोहेक्सेन है ना, तो इसके पास जो हाइड्रोजन है वो C6H12 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, लेकिन जो हेक्सेन होगा ना, हेक्सेन के पास कितने होंगे, C6H14, ठीक है,
प्लेन एन हेक्सेन होगा जो स्ट्रेट चेन में होगा जो, उसके बाद तो C6H14 है। इसने आपस में ऐसे करके क्लोज स्ट्रक्चर बनाना था ना, तो इसके 2 हाइड्रोजन वहाँ से रिमूव हो गए हैं, तो ये वाला ऑप्शन भी मेरा गलत हो गया, आइसोमर नहीं है। B इज बेंजीन एंड C इज एन आइसोमर ऑफ हेक्सेन, नहीं मेरा तो यहीं पर गलत हो चुका है। बी ऑप्शन में, सी ऑप्शन में बोल रहे हैं, कहते ए इज सैचुरेटेड, सी ऑप्शन में क्या बोल रहे हैं, कहते ए इज सैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड समझते हो, सैचुरेटेड मतलब सिंगल बॉन्डेड, कि जो कार्बन एटम है ना उसके भाई सबके सब हाथ भरे हुए हैं, ठीक, सैचुरेटेड है, अब और ज़्यादा बॉन्ड्स नहीं बना सकता वो, ठीक है, और ज़्यादा किसी एटम्स के साथ वो बॉन्ड नहीं बनाएगा, सब के सब 4 बॉन्ड्स बना सकता है वो, और हर एक में कोई ना कोई यहाँ पर आके एटम बैठा हुआ है, किसी ना किसी के साथ उसने शेयर कर रखा है, ठीक है, डिफरेंट एटम्स के साथ शेयरिंग की हुई है उसने, उसे बोलते हैं सैचुरेशन। कंप्लीटली फुल्ड है मतलब वो, ठीक, पूरा फुल हो रखा है। और बोल रहे हैं ए इज सैचुरेटेड, बिल्कुल सिंगल बॉन्डेड है ना, तो ये सैचुरेटेड दिख रहा है मुझे। फिर बोल रहे हैं बी एंड सी आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, बिल्कुल अनसैचुरेटेड कौन से होते हैं, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, जहाँ पे डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगी ना वो अनसैचुरेटेड होते हैं, ठीक है, ट्रिपल डबल या ट्रिपल बॉन्ड आएगी मतलब अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, अनसैचुरेटेड मतलब अभी उनका सैचुरेशन नहीं हुआ है, अभी वो कम्प्लीटली फिल नहीं है, क्योंकि अगर मैंने एडिशन रिएक्शन करवा दिया ना बेटा, यहाँ पे एडिशन रिएक्शन करवाए, डबल बॉन्ड टूटेगी और यहाँ पर एक और हाइड्रोजन लग जाएगा, हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन देखा ना आपने, कैटलिस्ट प्लेटिनम निकल और पैलेडियम की प्रेजेंस में हाइड्रोजिनेशन करवाते हो एल्केन्स की, वनस्पति घी वाला वो एग्जाम्पल, ठीक है, तो इसलिए ये वाला ऑप्शन मेरा सही है। डी ऑप्शन भी रीड कर लेते हैं हम लोग। डी में बोल रहे हैं कि ए इज साइक्लोहेक्सेन, ठीक है साइक्लोहेक्सेन है, बी एंड सी आर द आइसोमर्स ऑफ बेंजीन, नहीं नहीं बेंजीन का आइसोमर कहाँ पे है, बी वाला तो बेंजीन है लेकिन सी तो बेंजीन है ही नहीं, बेंजीन के लिए अल्टरनेट डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड होनी चाहिए, ठीक है, तो मेरा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट, डी इज रॉन्ग, सी इज एब्सोल्युटली राइट, ठीक है जी। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 25 में बोल रहे हैं फॉलोइंग आर द मेंबर्स ऑफ होमोलोगस सीरीज, होमोलोगस सीरीज के मेंबर्स हैं फॉलोइंग कौन कौन, ये दे रखे हैं आपको, ये क्या है आपका मिथेनॉल, ये क्या है इथेनॉल, 2 कार्बन आ गए और OH ग्रुप लगा है तो अल्कोहल OH ओल, ठीक, मिथ इथ प्रोप, ये प्रोपेनॉल, तो मिथ इथ प्रोप, सीरीज में जा रहे हैं बिल्कुल, रीजन दे रहे हैं, पहले तो ये होमोलोगस सीरीज है, ठीक है, असर्शन मेरा सही बोल रहे हैं, रीजन में बोल रहे हैं ए सीरीज ऑफ कंपाउंड्स विथ सेम फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, सेम फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए बट डिफरिंग बाय CH2 यूनिट इज कॉल्ड होमोलोगस सीरीज, एकदम बिल्कुल सही, तो डेफिनेशन है होमोलोगस सीरीज की, क्यों, जिसने रीजन दिया ना, होमोलोगस सीरीज की डेफिनेशन है, असर्शन बिल्कुल सही है और रीजन भी बिल्कुल सही है, इवन एक्सप्लेनेशन भी सही है वो असर्शन की, तो मेरा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो आपके होमोलोगस सीरीज में मेंबर्स होते हैं, जो कॉन्जिक्यूटिव मेंबर आता है उसमें CH2 यूनिट का डिफरेंस होता है, और कितना मास, कितने मास का डिफरेंस आएगा, कार्बन का 12 2 इसके 14U, ठीक है, 14U का डिफरेंस आता है, नेक्स्ट जो भी आपके पास इसका मेंबर आएगा उसमें 14U का डिफरेंस आ जाएगा मास में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6, द फॉर्मूले ऑफ 4 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर शोन बिलो, आपको फॉर्मूलाज दे रखे हैं कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के, चूज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन आप सही से चूज करो, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोला है, ठीक है ठीक है, ये क्या बेटा, मिथ इथ कितने कार्बन है, 2 कार्बन है और एक सिंगल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड आ रही है, तो मतलब इन वर्ड यूज करोगे, ठीक है, पहले तो हम ऑप्शन से ही चलते हैं कि क्या पूछा है क्या इन्होंने, ऑप्शन देखो, बोलते APR अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, थोड़ी देर पहले ही बताया मैंने, डबल और ट्रिपल बॉन्ड वाले अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होंगे, ठीक है, यहाँ पर देखो A एंड B, ए तो है, बी को देखो, कार्बन और कार्बन के बीच में तो मुझे कोई डबल बॉन्ड नहीं दिख रही है, क्यों, कार्बन और कार्बन के बीच में तो बेटा कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है, तो सिंगल बॉन्ड ही है, अनसैचुरेटेड तो नहीं है ये। नेक्स्ट ऑप्शन में चलो बी में, इसे मैं गलत बोल दूं, सी एंड डी, सी और डी को देखो, बोलते आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, बिल्कुल ये सैचुरेटेड ही तो है,
कार्बन की 4 की 4 वैलेंसी कंप्लीट हो रखी है, इधर भी इसकी ये चारों की चारों वैलेंसीज कंप्लीट है, इसमें भी इस कार्बन की भी, यहाँ पर भी सिंगल सिंगल बॉन्ड है, डन। तो ये तो सही बात बोल रहे हैं, सैचुरेटेड है। और सी ऑप्शन बोल रहे हैं, बोलते एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट चेंजेस ए टू सी। ए को आप सी में चेंज कर सकते हो अगर आप हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करोगे। बिल्कुल यार, बिल्कुल एकदम, जो मैं अभी तुम्हें ऊपर बता रही थी ना हाइड्रोजिनेशन वाला रिएक्शन, वो यही है, एडिशन रिएक्शन या फिर हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। आप कैटलिस्ट के प्रेजेंस में निकल, प्लेटिनम या फिर पैलेडियम के प्रेजेंस में हाइड्रोजन गैस ऐड करोगे तो यहाँ पे डबल बॉन्ड टूटेगी, ये डबल बॉन्ड टूट जाएगी और एक एक हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा। बात तो सही बोल रहे हैं सी वाले। यहाँ पर तो ऑप्शन भी हमें कोई एक चूज करना है, सी और डी। अच्छा, हमारा बी ऑप्शन, तो बी भी कैसे गलत जा रहा है, सैचुरेटेड ही तो है। चलो कोई नहीं, रुको एक मिनट देखते हैं। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट चेंजेस ए टू सी, बिल्कुल कर देगा वो चेंज। डी ऑप्शन में चलो, बोल रहे एडिशन ऑफ पोटाशियम पर मैग्नेट, अगर पोटाशियम पर मैग्नेट को आप पोटाशियम पर मैग्नेट चेंजेस बी टू डी, बी को वो डी में चेंज कर देगा, बिल्कुल ये भी कर देगा। हमसे क्या पूछा है, करेक्ट ऑप्शन, इन्हें आई थिंक इनकरेक्ट पूछना चाहिए था, क्योंकि ये तो सारे के सारे ए वाला रॉन्ग है, बाकी तो सारे सही हैं, ये सबके सब सही हैं। पोटाशियम पर मैग्नेट मतलब KMnO4, ये क्या है बेटा, आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये क्या करते हैं, अल्कोहल हो या एल्डिहाइड हो, अल्कोहल और एल्डिहाइड कुछ भी हो, इन्हें ये कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कार्बोक्सिलिक एसिड में, कार्बोक्सिलिक एसिड में, डन। तो अभी आप अगर देखोगे बी वाला क्या है हमारा, बी में कार्बोक्सिलिक एसिड है, एडिशन ऑफ दिस चेंजेस बी टू डी, अरे नहीं नहीं, डी टू बी कन्वर्ट करता है, ठीक है, ये गलत हो गया, डी ऑप्शन गलत है, ठीक है, डी टू बी करेगा, अल्कोहल को कन्वर्ट कर देगा कार्बोक्सिलिक एसिड में, कार्बोक्सिलिक एसिड को नहीं करेगा। तो ठीक है, ऑप्शन नंबर डी रॉन्ग है। तो सी में भी देखो क्या गड़बड़ कर रहे हैं, सी एंड डी आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ये तो सैचुरेटेड हैं, सिंगल बॉन्डेड हैं। और सी को बोल रहे हैं, सी में बोल रहे हैं ए टू सी कन्वर्ट हो जाएगा, बिल्कुल यार हो तो जाएगा बेटा। इसमें ये पेपर का क्वेश्चन है, तो आई थिंक इन्होंने क्या किया ना, या तो ये इसे अल्कोहल को एज ए ऑर्गेनिक कंपाउंड ही कंसीडर नहीं कर रहे हैं, जो कि गलत बात है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड ही है, मे बी इसमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस आ गई इसलिए, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर सी तो बिल्कुल ही सही है, ये एडिशन वाला। आप इसमें हाइड्रोजन गैस ऐड करोगे इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, तो ए आराम से सी में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक, क्योंकि इसमें वो भी नहीं है कि दो ऑप्शन आप चूज़ कर सकते हो। तो इस हिसाब से इसे करो गलत, और डी बेस्ट ऑप्शन आपके लिए सी ही है, ठीक है। ये सैम्पल पेपर का क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का नहीं है, डन। मैंने अभी थोड़ा चेक किया इसे, तो रीज़न मुझे यही लग रहा है, और तो रीज़न हो नहीं सकता, बट अल्कोहल एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, ये कोई इनऑर्गेनिक कंपाउंड तो है नहीं। आई डोंट नो किस बेसिस पे दे रहे हैं आंसर को। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 बोले एस्ट्रिफिकेशन इज अ प्रोसेस इन विच स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंसेस प्रोड्यूस, बिल्कुल जो एस्टर्स बनते हैं ना एस्ट्रिफिकेशन प्रोसेस में, वो स्वीट स्मेलिंग, जो फ्रूट से स्वीट से स्मेल आती है ना, वो इसी की वजह से होती है। और एस्टर्स कैसे बनते हैं, जब आप अल्कोहल का रिएक्शन किससे करवाते हो, अल्कोहल का रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ करवाते हो, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ जब आप इसका रिएक्शन करवाओगे तब बनते हैं एस्टर्स। रीजन बोल रहे हैं व्हेन एस्टर्स रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, नहीं तो मैंने भी तो बताया आपको अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड अल्कोहल, वाओ, सोडियम हाइड्रोक्साइड को क्या बता दे रही हैं, ये अल्कोहल बता रहे हैं, बेस नहीं होता है NaOH, हाँ, एंड सोडियम सोल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड आर ऑब्टेन्ड। क्या बोले जा रहे हैं इस लोग, ये अल्कोहल तो बिल्कुल भी नहीं है,
सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, ये तो बेस है बेटा। तो आपकी रीज़न गलत, स्टेटमेंट ही गलत है इस बेसिस के ऊपर। वो बेस है, वो अल्कोहल नहीं है, ठीक है, वो बेस वाला है। अल्कोहल का OH कभी भी पानी के अंदर डाइसोशिएट नहीं होता, लेकिन बेस का OH डाइसोशिएट हो जाएगा Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव में। डन। तो आपका जो है रीज़न स्टेटमेंट ही गलत है, जो रीज़न की जो स्टेटमेंट है ना ये गलत है। तो ऑप्शन मेरा क्या चला जाएगा, A इज़ ट्रू बट R इज़ फॉल्स। A इज़ ट्रू बट R इज़ फॉल्स। अगर यहाँ पर ये अल्कोहल ना लिखते ना, व्हेन एस्टर्स रिएक्ट विद सोडियम, जब आप एस्टर्स का रिएक्शन किसके साथ करवाते हो, सॉरी, जब आप एस्टर्स का रिएक्शन एस्टर प्लस NaOH करवाते एंड सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर ऑब्टेन्ड। गलत बोल दे रहे हैं ये, इसका रिएक्शन आपको अल्कोहल के साथ, और ये क्या मिलेगा आपको, अल्कोहल मिलेगा और एक मिलेगा आपको कार्बोक्सिलिक एसिड। और ये, अरे रुको रुको रुको, ये सही बात बोल रहे हैं, कोमा लगाया ना, कोमा लगा रखा है इन्होंने। देखो देखो, व्हेन एस्टर्स रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, एस्टर्स का रिएक्शन करवाया आपने किसके साथ, NaOH के साथ, फिर आप इन्होंने कोमा लगाया, यहाँ पे बोलते हैं एन अल्कोहल, एक अल्कोहल मिल रही है और एक सोडियम सोल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड मिल रहा है, ठीक है, ये सही बोल रहे हैं बिल्कुल। बट इसे एस्टरिफिकेशन रिएक्शन नहीं बोलते, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोला जाता है बेटा सपोनिफिकेशन रिएक्शन, ठीक है, ये भी आपकी NCERT में मेंशन है, सपोनिफिकेशन रिएक्शन, सपोनिफिकेशन रिएक्शन। स्टेटमेंट्स दोनों सही हैं लेकिन एक्सप्लेनेशन करेक्ट नहीं है। बोथ A एंड R आर ट्रू बट R इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। देखो कॉमास का ध्यान देना, आपने अगर रिएक्शन याद किया होगा ना तो आप पकड़ लोगे गलती की, कुछ तो गड़बड़ हो रही है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन करवाओगे, अल्कोहल और सोडियम सोल्ट बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है असर्शन, इथेनोइक एसिड इज ऑल्सो नोन एज ग्लेशियल एसिटिक एसिड। बिल्कुल, इथेनोइक एसिड मतलब CH3COOH, जैसे हम एसिटिक एसिड भी बोलते हैं और एसिटिक एसिड भी बोलते हैं, इसी को बोलते हैं, उसे ग्लेशियल एसिटिक एसिड बोलते हैं। बिल्कुल, क्योंकि वो क्या करता है ना, फ्रीज हो जाता है। जो हमारा रूम टेम्परेचर है ना, रूम टेम्परेचर से थोड़ा सा टेम्परेचर अगर कम हुआ, थोड़ा सा इससे कम किया, मतलब ठंड की तरफ गए अगर थोड़ा सा, तो ये फ्रीज हो जाएगा ग्लेशियर्स की तरह। तो इसे ग्लेशियल एसिटिक एसिड बोलते हैं। जो प्योर इथेनोइक एसिड होता है वो ऐसा रिएक्शन दिखाएगा। रीजन बोल रहे हैं द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ प्योर इथेनोइक इज 290 केल्विन एंड हैंस इट ऑफन फ्रीजेस ड्यूरिंग विंटर्स इन कोल्ड। बिल्कुल, रीजन भी बिल्कुल सही दे रहे हैं। 290, हमारा जो रूम का टेम्परेचर है वो 21 से 25 डिग्री सेल्सियस बोल देते हैं। इसे केल्विन में कन्वर्ट करना, तो आप देखोगे कि ये इन्होंने जो ये स्टेटमेंट दी है ना वो बिल्कुल सही दी है। 273 प्लस करके ऐड करके केल्विन में कन्वर्ट करने से, ओके। तो 290 केल्विन से, केल्विन पे ना वो मेल्ट होना स्टार्ट कर देता है। उससे पहले फ्रीज हो रखा है, लेकिन जैसे इतना टेम्परेचर हुआ वो मेल्ट होना स्टार्ट करेगा। डन। तो रीज़न बिल्कुल सही दे रखा है और आपका एक्सप्लेनेशन भी सही है। तो ऑप्शन नंबर A करेक्ट हो जाएगा। बोथ A एंड R आर ट्रू एंड R इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन। डन बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग सब्सटेंस। बोल रहे हैं एसिडिफाइड K2Cr2O7 एंड एल्कलीन KMnO4, थर्ड ऑप्शन इज ऑक्सीजन, फिर है हाइड्रोजन। द आउट ऑफ दिस कॉमनली यूज्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होंगे, जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करेंगे, ठीक है, या तो उनसे क्या करेंगे, वो इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करेंगे या फिर ऑक्सीजन प्रोवाइड कर देंगे। बोलते कौन कौन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं। तो बेटा देखो, एसिडिफाइड K2Cr2, बिल्कुल इसे क्या बोलते हैं, पोटाशियम डाइक्रोमेट। पोटाशियम के लिए K2Cr2O7 क्रोमेट, सॉरी डाइक्रोमेट, पोटाशियम डाइक्रोमेट, ठीक है, पोटाशियम डाइक्रोमेट क्या बोलते हैं इसे, पोटाशियम डाइक्रोमेट। और सेकंड ऑप्शन बोल रहे हैं एल्कलाइन KMnO4, ये क्या है आपका, पोटाशियम परमैंगनेट, पोटाशियम पर मैंगनेट, मैंगनीज है ना, तो पोटाशियम पर मैंगनेट। और ऑक्सीजन, ये तीनों के तीनों क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। एक दूसरे जन को क्या करेंगे, दूसरे कंपाउंड को, दूसरे सब्सटेंस को ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे और उसके ऑक्सीडाइजेशन करवा देंगे, ठीक है, ऑक्सीडेशन करवा देंगे उसकी। तो ऑप्शन नंबर कौन कौन सा, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड करेक्ट। डन। तो ऑप्शन नंबर C मेरा सही हो जाएगा।
ठीक है। सो विद दिस हमारा ये वाला चैप्टर डन। इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कर लिया हम लोगों ने। सो कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग। टिल देन बाय बाय।